भगत सिंह ये महज एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसा जज्बा है जिसे सुनते ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी महान क्रांतिकारी की बात करेंगे जिन्होंने सच में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। हम अक्सर उनकी शहादत की बात करते हैं, लेकिन आज हम उनके उस रणनीतिक दिमाग और उनके उस गहरे वैचारिक प्रभाव पर फोकस करेंगे जिसने अंग्रेजों के सामने एक ऐसी बौद्धिक चुनौती खड़ी कर दी थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कोई आम पंक्तियां नहीं हैं। इन अमर शब्दों ने उस समय पूरी की पूरी पीढ़ी के अंदर निडरता और आज़ादी की ऐसी आग लगा दी थी जिसने ब्रितानी हुकूमत को सीधे तौर पर ललकारा। तो इस पूरे सफर को हम कुछ इस तरह तय करेंगे। पहले देखेंगे क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, फिर उनके समाजवादी विचारों की बात करेंगे, उसके बाद ब्रिटिश सत्ता को दी गई उनकी सीधी चुनौती, फिर सेंट्रल असेंबली का वो ऐतिहासिक धमाका और अंत में जेल का संघर्ष और उनका सर्वोच्च बलिदान। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके एक क्रांतिकारी बनने की कहानी से। आखिर वो कौन सी चीजें थीं जिन्होंने उनके सोचने के तरीके को एकदम बदल कर रख दिया। ये सुनकर वाकई हैरानी होती है कि महज 5 साल का एक बच्चा खेतों में बंदूकें बोने की बात कर रहा था ताकि हथियारों की फसल उगे और अंग्रेजों को भगाया जा सके। ये किस्सा बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये साफ दिखाता है कि उनके देशभक्त परिवार के माहौल ने कितनी कम उम्र में ही उनके अंदर बगावत के बीज बो दिए थे। और ये बगावत वक्त के साथ साथ और गहरी होती चली गई। 1919 ने सिर्फ 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग तक पैदल जाना और वहां से खून से सनी मिट्टी लेकर आना, और फिर 1926 तक आते आते कीर्ति किसान पार्टी के जरिए सीधे राजनीतिक मैदान में उतर जाना। ये पूरा सफर उनके विचारों को बहुत तेजी से पक्का कर रहा था। अब आते हैं उस दौर पर जब उनके विचारों ने एक नया और बहुत अहम मोड़ लिया, उनके समाजवादी विचार और एक नई विचारधारा का जन्म हुआ यूं कि 1922 में जब असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया गया तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। वो ये कि इतने बड़े और क्रूर साम्राज्य से आज़ादी पाने के लिए सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके काफ़ी नहीं होने वाले। बस यहीं से क्रांतिकारी समाजवाद का रास्ता खुला। उनका मकसद अब सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाना नहीं रह गया था, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था को ही बदल डालना था। और इसी सोच का एक बहुत बड़ा नतीजा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। इसमें सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द कोई संयोग नहीं था, इसे जानबूझकर जोड़ा गया था। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर भगत सिंह का विजन एकदम क्लियर था, एक ऐसा समाज बनाना जो ना सिर्फ ब्रिटिश राज से बल्कि हर तरह के पूंजीवादी शोषण और वर्ग भेद से पूरी तरह आजाद हो। विचारों की इस तेज धार के साथ अब वक्त आ गया था ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती देने का, कलम से भी और पिस्तौल से भी। यहां देखा जा सकता है कि कैसे अंग्रेजों की क्रूरता का जवाब अब सीधे एक्शन से दिया जाने लगा था। जब साइमन कमीशन का शांति से विरोध कर रहे लाला लाजपत राय जी पर जानलेवा लाठीचार्ज हुआ और उनका निधन हो गया, तो लाहौर में इसका बहुत जबरदस्त पलटवार हुआ। JP सैंडर्स की हत्या ने पूरी अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी और पूरे प्रशासनिक तंत्र में मानो हड़कंप ही मच गया। और इसके बाद हुआ द ग्रेट एस्केप। पुलिस के बिछाए जाल से बच निकलने के लिए उन्होंने जो किया वो उनके असीम समर्पण को दिखाता है। क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के साथ लाहौर से निकलने के लिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी धार्मिक पहचान, अपने सिख केश और दाढ़ी तक का बलिदान दे दिया और एक वेस्टर्न जेंटलमैन का भेष बना लिया। अपनी आज़ादी की जंग के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार थे। और यही कदम हमें ले जाता है उनके सबसे चर्चित और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले फैसले की तरफ, सेंट्रल असेंबली का वो ऐतिहासिक धमाका जिसका इकलौता मकसद था बहरों को सुनाना। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, असेंबली में किया गया वो धमाका किसी की जान लेने के लिए नहीं था। दरअसल उस वक्त अंग्रेज सरकार 2 काले कानून थोपने जा रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल जो मजदूरों की आवाज दबाने के लिए था, और पब्लिक सेफ्टी बिल जिसका मकसद समाजवादी और कम्युनिस्ट गतिविधियों को कुचलना था। वो धमाका असल में इन्हीं मजदूर विरोधी कानूनों पर एक सीधा प्रहार था। इस पूरी घटना को हम एक पॉलिटिकल मास्टर क्लास कह सकते हैं। उनकी रणनीति एकदम सटीक थी, बहुत ही कम ताकत वाले बम गिराना, किसी को चोट ना पहुंचाना, अपने मकसद को समझाने वाले पर्चे फेंकना, और सबसे बड़ी बात, वहां से भागने के बजाय जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी देना।
उनका प्लान ही यही था कि आगे चलकर कोर्ट रूम को एक बड़े लाउडस्पीकर की तरह इस्तेमाल किया जाए, जिससे उनके समाजवादी विचार पूरे देश तक पहुंच सकें। धुएं से भरी उस असेंबली में जो पर्चे हवा में उड़ रहे थे, उन पर बहुत ही साफ शब्दों में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इस एक लाइन ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को सन्न कर दिया और दुनिया को बता दिया कि इस धमाके के पीछे की असल फिलॉसफी क्या थी। गिरफ्तारी के बाद बाहर का संघर्ष तो रुक गया, लेकिन अब शुरू होने वाला था जेल के अंदर का संघर्ष और उनका अंतिम अध्याय। सलाखों के पीछे की वो लड़ाई वाकई में और भी बड़ी और मुश्किल थी। उनकी सहनशक्ति वाकई अकल्पनीय थी। लगातार 64 दिनों की भूख हड़ताल, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये लड़ाई भारतीयों और अंग्रेज कैदियों के बीच होने वाले भेदभाव के खिलाफ थी। वो राजनीतिक कैदियों के बुनियादी मानवीय सम्मान और उनके हकों के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 300 किताबें। जेल की उन कठोर परिस्थितियों में बिताए गए सिर्फ 2 सालों के अंदर उन्होंने इतनी किताबें पढ़ डालीं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो सिर्फ पिस्तौल उठाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक बेहद गंभीर पढ़ने लिखने वाले इंसान और एक बहुत बड़े दूरदर्शी विचारक भी थे। 23 मार्च 1931। फांसी का वक्त एकदम करीब था, लेकिन उनके चेहरे पर एक गजब का सुकून था। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए एक और क्रांतिकारी लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे थे। और फिर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। महज 23 साल के इस युवा के समाजवादी विचारों और उनके सर्वोच्च बलिदान ने सच्ची देशभक्ति को किस तरह एक नई परिभाषा दी। उन्होंने अपने अदम्य साहस और अपनी कलम की ताकत से एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और ये साबित कर दिया कि विचारों की ताकत हमेशा हथियारों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।